शुरू से। विजन डॉक्यूमेंट पर बात कर रहे हैं। चलिए 6 मिनट से हमको जोड़ लेंगे। अपने पिछले डॉक्यूमेंट पर वो देखना चाहिए कि जो पिछला डॉक्यूमेंट हमारा 6 था मिनट से जोड़ लेंगे। उसमें हम किस स्तर पर आगे बढ़े हैं और कितना उसको पूरा किया। अगर आप उस पर समीक्षा नहीं करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट भी वैसे रह जाएगा जैसे आपका 17 से 22 वाला है। इसलिए मैं आपको 2-3-4 बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आपका ये पुराना डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है। मैं बहुत नहीं पढ़ूंगा, मैं किसान के बारे में पढ़ूंगा। हम अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं धान की खरीद को और मजबूत करेंगे। दूसरा है बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए नदियों और बांधों को डिसेल्टिंग और अन्य बांध निर्माणों की व्यवस्था की जाएगी। ये आपका विषय है। ऐसे बहुत सारे हैं। अगले 6 वर्षों में 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी रिक्त सरकार पदों के लिए पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अब बहुत लंबा है मानवर, आपने ये जो मैंने पढ़ा है ये पूरा नहीं हुआ और आप फिर एक डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की कल्पना करने जा रहे हैं। एक कल्पना जो आपने की उसको उससे ऊंचाई तक आप पहुंचा नहीं सके, फिर एक कल्पना लेकर आए। ये कल्पना अगर आप करते हैं तो पुरानी समीक्षा कर लेना चाहिए। जब आप विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो पुरानी समीक्षा जरूर करेंगे जिससे कि आपका विजन डॉक्यूमेंट आगे बढ़े। मैं इस विषय से अगर इतना नहीं जाना चाहता, मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ों पर आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। विजन डॉक्यूमेंट जब आप बनाने जा रहे हैं तो ये कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। माननीय मंत्री जी जब कल अपना विजन डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे तो उन्होंने बताया था कि 65-66 में किसानों के प्रदेश के आय में GDP में 14% हिस्सा था और आज हम 9.1% हो गए। हम क्यों 9.1% हुए? हमारी उपज बढ़ी। जब हमारा उपज नहीं था तब तो हम 14% थे। हमारी उपज बढ़ी, हम विदेशों में व्यापार करते हैं, खाद्यान्न भेजते हैं, फिर हम कम क्यों हो गए? आज कम होने का कारण क्या है? इसकी भी आपको समीक्षा करने की ज़रूरत है। कम करने के कारण हैं कि आप जो कृषि उत्पादन है उसका मूल्यांकन कम है और जो कारखानों से पैदा होता है उसका मूल्यांकन ज़्यादा है। इसलिए किसानों का परिश्रम मूल्य वैज्ञानिकों कारखानों के मुकाबले हमारा योगदान GDP में कम हो गया, जबकि मैंने ज़्यादा पैदा किया, ज़्यादा पैदावार बढ़ाई है। ये किसान का अपमान है और इस अपमान को आपको हटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मानवर कृषि प्रधान देश होने के नाते हम खेती पर निर्भर करते हैं। जैसे अभी राजा भैया ने कहा कि खेती सिमट रही है। आप हमें नहीं कहते कि उद्योग धंधे न लगें, रोजगार के अवसर न सृजित हों, लेकिन जब आप विजन बनाने आप 47 तक बनाने जा रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि हमारे अगर एग्रीकल्चरल लैंड कम हुए तो 1947 में हमें खाद्यान्न तो नहीं बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी क्या उस अनुपात में हमारा खाद्यान्न बढ़ेगा? इस विजन को आपको अपने डॉक्यूमेंट में रखने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है। मानवर दूसरी बात है सिंचाई। सिंचाई एक ऐसी बात है, योजना है जिसके आधार पर कृषि आगे बढ़ती है। अगर सिंचाई की व्यवस्था ठीक है तो कृषि आगे बढ़ती है, अगर सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं है तो कृषि आगे नहीं बढ़ती। हमारे यहाँ तमाम कृषि योजनाएं
और सिंचाई योजनाएं बहुत दिनों से चल रही हैं, लेकिन क्या उन योजनाओं को हम पूरा करके किसानों से को उसका लाभ दिला पाए? तमाम रुपया खर्च हुआ, हमारी ज़मीनें ली गई, नहरों के नाम पर ज़मीनें खोद दी गई, लेकिन उसमें आज तक पानी नहीं ले जाया जा सका। खेत का दुरुपयोग हुआ, हमें उपज नहीं मिला। हम एक ज़्यादा नहीं, एक सिंचाई योजना के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो है सरजू कैनाल योजना। ये जब बनी थी तो इसका पूरा लागत 2,99,00,000 था और आज इसकी लागत कई गुना हो गई है। मैं उस रिपोर्ट को नहीं पढ़ना चाहता जो इसके खर्चे के बारे में एजी ने किया है। एजी ने इसमें बहुत हमें जितना 17 तक तो जो काम हुआ तो जितना पैसा मिला खर्च हो गया, लेकिन 17 के बाद जो आपको पैसा मिला वो उस पर खर्च ही नहीं हुआ। इसके कारण ये योजना आज पिछड़ी पड़ी हुई है, जबकि इसके लिए कई हजार एकड़ सिंचित करने की योजना थी। इसकी अलग अलग शाखाएं थी, आज वो शाखाएं बंद पड़ी हैं। इतना रुपया लगाकर किसानों की ज़मीन एक्वायर करके और इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर हम खेतों को पानी नहीं पहुंचा पाते हैं तो कौन हमारा विजन है? हमारा विजन डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमें लाभ भी मिले और काम भी हो। तो इस विजन डॉक्यूमेंट में आपको देखने की ज़रूरत है। मनवर सिंचाई में बाढ़ भी आता है, बाढ़ आता है। आज उत्तर प्रदेश आप जानते हैं 40% हिंदुस्तान की आबादी, 40% कृषि योग्य ज़मीन बाढ़ या सूखे से प्रभावित होती है। हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल इसका घोर शिकार होता है। बाढ़ के लिए इतने पैसे दिए गए, तमाम योजनाएं बनाई गई। अगर आप 52 से हाथी कमीशन से शुरू करेंगे तो आज तक बहुत सारे कमीशन बने, उन कमीशनों पर ठीक से काम नहीं हुआ, जिसके कारण बाढ़ का जो रोकथाम होना था नहीं हो पाया। पूर्वांचल में बाढ़ नेपाल के पानी से आया है। अभी नेपाल में बरसात नहीं हुई, गंगा की बाढ़ से तो प्रभावित हैं हम लोग। पहले उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तरी पूर्वांचल के लोग, नेपाल में पानी बरसता था, बाढ़ आ जाती थी। नेपाल में पानी नहीं बरसा, बाढ़ नहीं आई। इस बाढ़ से मुक्ति दिलाने का आपका विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल से बात करके एक योजना बनाई थी, भालू बांध योजना। और भालू बांध योजना, जलकुंडी योजना, लेकिन वो अब किसी कारणों से सफल नहीं हो सकी। इसके कारण से उनका पानी हमारे यहाँ आ जाता है। ये उद्देश्य था कि ये पानी वहाँ रोका जाएगा, नेपाल में उससे बिजली पैदा होगी, हमको बिजली भी मिलेगी, नेपाल को भी बिजली मिलेगी और पानी का सदुपयोग नेपाल करेगा। आज हम इसको पूरा नहीं कर पाए। हमारा विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हम इसको कैसे पूरा करें। आज नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो 47 तक तो इसका विजन डॉक्यूमेंट में डाला जाना चाहिए। इसको देखना चाहिए कि ये पानी यहाँ ना आ पाए। आप जानते हैं बड़ा झगड़ा होता है, जब नेपाल का पानी आता है तो हम बांध नहीं बना पाते। नेपाल आयोग को शिकायत करता है केंद्र को कि ये हमारा अधिकार है कि हम अपने सीमा के अंतर्गत बाढ़ पर बांध नहीं बनाने देंगे, क्योंकि बांध बन जाएगा तो ये पानी पूरा नेपाल में भर जाएगा और हमारी जनता परेशान होगी। ये उनका दृष्टिकोण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी गए थे कई बार वहाँ, जब डॉक्टर राम बनन जी राष्ट्रपति थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो हम लोग अक्सर आया जाया करते थे। मैंने उनसे बात भी की थी और शिवपाल जी भी हमारे साथ गए थे, वहाँ के सिंचाई मंत्री से बात हुई थी। आप खुद जानते हैं, आपका पड़ोस है, आपका महाराजगंज से लेके यहाँ तक। इस बारे में आपको अपने विजन डॉक्यूमेंट को ठीक से जोड़ने की आवश्यकता है। अगर इसको आप जोड़ सकेंगे तो पूर्वांचल का भला हो जाएगा। अगर इसको आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम बार बार बाढ़ में तबाह हो जाएंगे। रिंग बांध से कितना दिन चले, पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, बाढ़ टूट जाता है। बंधे से बाढ़ नहीं रुकेगी। बाढ़ थोड़ा मोटा बाढ़ हो तो बंधा रोक सकता है, लेकिन जब बाढ़ बहुत कड़ी हो
तो बंधा नहीं रोक सकता। जो बंधा टूटता है तो कई गुना नुकसान करता है बाढ़ से। हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। इसको आपको अपना देखने की आवश्यकता है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, बाढ़ केवल वही नहीं आती, बाढ़ पूरी भारत के हर जगह बहुत आती है। सबका एक पूरे भारत का एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे कि इसको बड़े पैमाने पर चाहे देश चाहे विदेश, हमें बाढ़ का ज़्यादा खतरा नेपाल से रहता है, तो हम लोग नेपाल से बात करके इसको रोकने का प्रयास करें। ये अगर हो जाए तो हम लोग काफ़ी कुछ, हमारा उत्पादन बढ़ जाए, हम परेशानी से बच जाएं, हजारों घर बेकार हो जाते हैं उससे बच जाएं। इसी साल आप देखें 37 तहसीलों में तमाम गांव, वो 37 तहसीलों में बाढ़ आई है। तमाम घर 80,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उनका घर डूब गया, खेती डूब गई, सारा परिश्रम चला गया। मानव मेहनत करके जब खेती की जाती है, परिश्रम किया जाता है, उसका फल नहीं मिलता तो किसान निराश हो जाता है। किसान इतना वो करता है कि उस कठिनाई को भी संकट में बदलने के बजाय अपना काम करके उससे आगे बढ़ता है। इसलिए किसान पर हमको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी बात है मानव शिक्षा। अब शिक्षा में आपका क्या डॉक्यूमेंट बनेगा? शिक्षा में आपने बजाय उसे बढ़ाने के कम कर दिया। उत्तर प्रदेश में हम थे और हम उस समय स्पीकर थे, माननीय मुलायम सिंह जी ने गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल बनाए थे। और प्राइमरी स्कूल बनाए थे इसलिए कि गांव के गरीब बच्चे कॉन्वेंट में नहीं जाते। यहाँ कौन पढ़ने आता? कौन आता है? गांव का गरीब का बच्चा। ये नहीं कि केवल अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, इसमें सामान्य वर्ग के गरीब के बच्चे भी आते हैं। उनको वहाँ पढ़ते हैं तो कपड़ा मिल जाता है, खाना मिल जाता है, तो घर से जो उनको सहायता नहीं मिलती है उनको मिल जाता है। और आपने 29,000 विद्यालयों को आपने बंद किया, उसमें कुछ को मर्जर किया। 10,000 से विद्यालयों को 10,000 विद्यालयों को आपने टोटल बंद कर दिया। लेकिन जिसको आपने मर्जर किया उसका तो आप कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो 10,000 टोटल बंद हो गए, ये लड़के कहाँ जाएंगे? आप देखेंगे, मैं तो आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, ये 10,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? किसके यहाँ जाएंगे? और मानवर सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं अपने यहाँ तो जिन पोलिंगों को जीतता था, माननीय मंत्री जी, उसी को आपने सब बंद कर दिया। कहा 50% लड़के नहीं। क्यों नहीं लड़के आते? इन कॉन्वेंट स्कूल में जो शिशु मंदिर चलते हैं, यहाँ आपके प्राइमरी स्कूल से योग्य टीचर नहीं है। आपके अच्छे टीचर हैं, उनसे अच्छी आप तनख्वाह देते हैं, जितना ये कॉन्वेंट वाले नहीं देते हैं। या शिशु मंदिर टाइप स्कूल जो हैं, नर्सरी टाइप है, उतना तनख्वाह जितना आप देते हैं। उसके बाद आप यहाँ क्या कारण लड़के नहीं आते? ये नहीं कि लड़के नहीं आते, आपने प्रतिबंध लगा दिया। 6 वर्ष से बच्चों को हम नहीं ले गए। एक ज़माना था जब हम लोग 7-8 वर्ष की उम्र में पढ़ने जाते थे, 3-4 किलोमीटर स्कूल पढ़ता था। लेकिन अब छोटे बच्चे, छोटे से ही बच्चे उसमें पढ़ना चाहते हैं। तो ये प्रथा जो आपने लगा दी, 6 वर्ष से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको कम हैं, उनको हम नहीं लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इसको आप प्ले, जैसा मंत्री जी ने कहा था कि हम प्ले बॉय स्कूल के टाइप से उसको चलावेंगे, इसको आपको चलाना चाहिए। ये नहीं तो ये गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? जिनको कहाँ खाना मिलेगा? भटक रहे हैं। और जब हम पीटीए चला देते हैं पाठशाला तो आप नाराज हो जाते हैं। उसको बंद करो। ऐसे कैसे पढ़ा दिया, ऐसे कैसे सिखा रहा है? जब आप पढ़ाओगे नहीं, मैदान में घूमेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसलिए आप इन 10,000 बंद स्कूल के बच्चों की व्यवस्था करो। ये कौन आधार है? 50। हम लोग पढ़ते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जूनियर हाई स्कूल में 3 क्लास थी और 20-20 लड़के थे, 60 थे।
60 में वो जूनियर हाई स्कूल चल जाए। अब कौन आपने प्रतिबंध लगा दिया? जब आपके पास टीचर थे तो उनको पढ़वाना चाहिए। 50 लड़के आते पढ़ते, क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। लेकिन आपने एक तरह से सोची समझी नीति के तहत गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कहाँ जाए गरीब? अनुसूचित जाति का बैठे हैं ये, अभी तो झगड़ा कर लेंगे निषाद जी। ये हमारे यहाँ बहुत जाते हैं, जैसे आप पहले जाते थे ऐसे ये भी बहुत जाते हैं। 4 गांव पा गए हैं निषाद का, ऑफिस में जाकर रोज़ मीटिंग करते हैं, रोज। आज ये है तो आज वो है। हाँ, और जब बात करो तो कहेगा जिस दिन लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। गांव में नहीं जाओ, वो अकेले नहीं हैं, वहाँ और भी लोग हैं। इसलिए आप कम से कम सोचो, इन्हीं के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा स्कूल इनके टूट रहे हैं। आप तो बोलो